हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम एम ई 208 सब्जेक्ट के अंदर एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। एयर कंप्रेसर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो देखिए, एयर कंप्रेसर क्या है कि किसी भी गैसियस फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। अब जो कंप्रेसर गैस को हैंडल करते हैं वो गैस कंप्रेसर कहलाते हैं। जो एयर को हैंडल करके हाई प्रेशर पे भेजेंगे वो एयर कंप्रेसर कहलाते हैं। ठीक है, तो जनरली इसके स्क्रीन डायग्राम दिखाए गए हैं आपको। देखिए कि इसमें एक प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर से वर्क दिया जाता है कंप्रेसर की शाफ्ट को, जिससे कंप्रेसर रन होता है और एयर को इनलेट करके या गैस को सक्शन करके हाई प्रेशर पर एक किसी रिजर्वोयर के अंदर इकट्ठा कर देता है, उसको एकत्रित कर देता है किसी रिजर्वोयर के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ कंप्रेसर जो मल्टी स्टेजिंग में होते हैं उनके बीच में इंटरकूलर भी लगाया जाता है उनकी एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने के लिए, ताकि उनको मिनिमम कर वर्क देना पड़े कंप्रेसर को, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंप्रेसर का उपयोग हाई प्रेशराइज्ड एयर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हाई प्रेशर गैस को। तो वो क्या काम आती है हायर प्रेशर गैस? तो देखिए देखिए हाई प्रेशर गैस के का एयर के काफ़ी उपयोग है। ड्रिल को ऑपरेट करने में एयर ऑपरेटेड ड्रिल होती है, न्यूमेटिक प्रेसेस होती है, न्यूमेटिक लिफ्ट हैं, क्रेन्स हैं। खनन कार्यों में खानों में किया जाता है, वाहनों के टायरों में हवा भरने हेतु, डीजल इंजनों में फ्यूल इंजेक्शन के लिए, सुपर चार्जिंग के लिए, बॉयलरों में ईंधन को बर्न करने के लिए, गैस टरबाइंस में। तो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर को काम में लिया जाता है। देखिए, अब एयर कंप्रेसर जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और एक रोटरी एयर कंप्रेसर। जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर हैं उनको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पिस्टन मूव करती है, एक सिलेंडर के अंदर ही मूव करती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए इनको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि रोटरी एयर कंप्रेसर जो है ये कहीं भी मूव नहीं करते, अपनी एक्सिस के चारों ओर ही इनमें ब्लेड्स लगी होती हैं, घूमते हैं, कंप्रेशन जनरेट करते हैं और एयर को कंप्रेस करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप के कंप्रेशन, स्क्रू टाइप कंप्रेशन, ये सब रोटरी एयर कंप्रेसर के टाइप है। तो हमारे सिलेबस में रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन जो कि रोटरी टाइप है वो सिलेबस में। तो आज हम केवल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कंप्रेसर का, जैसे कि क्रिया के आधार पर सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग होते हैं। सिंगल एक्टिंग और सिलेंडरों की संख्या के आधार पे सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, और चालन प्रणाली के आधार पे कि वो आइस इंजन से चलाए जा रहे हैं कि टरबाइन से चलाए जा रहे हैं, या प्राइम मूवर जो है उनका इलेक्ट्रिक मोटर है। बेसिकली प्राइम मूवर जो है वो ड्राइव प्रणाली है। प्राइम मूवर अगर आइस इंजन है तो आइस इंजन टाइप, अगर प्राइम मूवर उनका टरबाइन है, टरबाइन के थ्रू चलाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कंप्रेसर है, हाई प्रेशर हाई डिस्चार्ज है, तो वो टरबाइन ड्राइव कंप्रेसर होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर से चलाए जाएंगे वो इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव कंप्रेसर होंगे। कूलिंग के आधार पे कि अगर मल्टी स्टेज कंप्रेशन हो रहा है तो कूलिंग एयर कूलिंग की जा रही है, इंटर कूलिंग जो है वाटर कूलिंग के द्वारा की जा रही है। दाब के आधार पे, उनकी क्षमता के आधार पे कितना डिस्चार्ज दे रहे हैं, और पावर ट्रांसमिशन का जो ज़रिया है वो क्या है, उसके आधार पे कंप्रेशर है। और ये डिस्प्लेसमेंट प्रचालन क्रिया तो है ही, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक एक्शन। तो अब देखिए, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन की बात करते हैं। जैसे कि स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने दिखाए गए हैं कि यहाँ से, जिसमें दो ही स्ट्रोक होते हैं, ऊपर वाली जो पिस्टन की एक्सट्रीम पोजीशन टीडीसी, नीचे वाली बीडीसी। तो टीडीसी से बीडीसी को जब पिस्टन आती है तो ये सक्शन वाल जो है इधर यहाँ पे, ये सक्शन वाल ये खुल जाता है, यहाँ से सक्शन क्रिएट होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाती है। उसके बाद सक्शन वाल बंद हो जाता है, कंप्रेस होता है, क्रैंक के घूमने से लगातार इसको पावर मिलती है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। बीडीसी से टीडीसी पे पिस्टन जाती है वापस ऊपर, तो हाई प्रेशराइज्ड एयर यहाँ इकट्ठी हो जाती है, फिर डिलीवरी वाल्व खुल जाता है और यहाँ जाके सम्प में एकत्र हो जाती है। तो सिंपल सी प्रक्रिया है इसमें। तो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आईसी इंजन की तरह ही वो है, ड्रिवन की पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस डायग्राम में थोड़ी सी कमी है। क्या है कि ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन के बाद भी एक स्टेटर लगा होता है और उस रॉड से फिर क्रैंक जुड़ी होती है, यानी कि इसमें एक स्टेप मिसिंग है। जनरली देखिए, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका सक्शन वॉल मानिए, ये एग्जॉस्ट वॉल मानिए। ठीक है, तो ये जो पिस्टन है यहाँ पर रोटेट कर रही है, तो इसके बाद एक स्टेटर और लगा होगा, क्रॉस हेड पिन भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, और इसकी रॉड जो है, ये कनेक्टिंग रॉड ये यहाँ से जुड़ी हुई होती है, और ये क्रैंक। ठीक
ठीक है, और ये क्रैंक का रोटेशन। तो इस तरह से, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटनर होता है, एक सीधा मतलब इसको स्ट्रेट पाथ के लिए एक और यहाँ पे लगा होता है, और उससे ये क्रैंक, इससे ये पिस्टन की ये वाली जो रॉड है जुड़ी होती है। तो ये उसके बाद इस तरह से ये होते हैं सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो आप इसको इस डायग्राम से मत समझिए कि ये सेम आईसी इंजन की तरह होते हैं। ये इसमें क्रॉस हेड बोला जाता है, जो कि स्ट्रेट पाथ जो प्रोवाइड करता है, तो ये एक्स्ट्रा इसमें लगा होता है। तो देखिए जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस हमने दिखाए गए हैं कि एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस किया जाए, पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस किया जाए और आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाए। तो आपने दिख रहा होगा कि आइसोथर्मल जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमको मिनिमम वर्क डन देना पड़ता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेस कि हम कैसे करवाते हैं, तो क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है आपका, जो साइकिल है, अभी फ़िलहाल हमने पॉलीट्रोपिक माना है कि पॉलीट्रोपिकली इसको कंप्रेस करा रहे हैं। तो 1 2 3 और ये साइकिल आपका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो हमने नेगलेक्ट माना है। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम कुछ होता तो ये प्रोसेस देखिए 3 के बाद यहाँ यहाँ कहीं ख़त्म हो जाता, और ये डिलीवरी ऑफ एयर इस तरह से होती, और ये साइकिल इस तरह से चलती। ठीक है, यहाँ सक्शन हो गया, सक्शन के बाद ये आपका कंप्रेशन हो गया, और ये डिलीवरी हो गई वापस, जो डिलीवरी वाल्व के थ्रू अभिग्राही या फिर एकत्रित जहाँ कंप्रेस हो रही है उसके लिए। तो ये इस तरह से साइकिल है। लेकिन चूंकि हमने कम क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पर अभी कुछ नहीं माना है, ज़ीरो माना है। तो देखिए, तो अब इसके लिए जो पॉलीट्रोपिकली जब कंप्रेस कराएंगे तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा। ये वाला जो 1 2 3 और 4, तो इसका अपन को एरिया निकालना। तो देखिए एरिया कैसे निकाल, ये वर्क डन के बराबर होगा। तो एरिया देख कैसे निकालेंगे, देखो ये इस एरिया को लेके चलो वहाँ, तो इसकी ये क्या हो गई, लंबाई, और ये चौड़ाई। तो P2 V2 जब हम करेंगे, P2 प्रेशर और V2 वॉल्यूम, तो ये आपको ये वाला एरिया दे देगा। इसमें से फिर हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे P1 V1, तो बचा हुआ ऊपर वाला एरिया आपको मिल जाएगा ये। अब इसमें ये एरिया और जोड़ना पड़ेगा इस कर्व के नीचे वाला। अब चूंकि कर्व जो है कैसा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो इसकी वैल्यू दे देगा। तो अपन 3 आपके पास ये आएंगे P2 V2, इसमें से P1 V1 माइनस कर देंगे और जोड़ देंगे ये कर्व के नीचे का पॉलीट्रोपिक वर्क डन वाला एरिया। तो आपको टोटल वर्क डन जो है इसके द्वारा किया जा रहा है कंप्रेशन में, वो मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जैसा कि हमने पीवी डायग्राम पे देखा, क्षेत्रफल 4 1 2 3 4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले रेखा 2 3 के नीचे का क्षेत्रफल जो कि क्या है, P2 V2। उसके बाद वक्र जो कि जोड़ना है, उसमें जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो जा रहा है वक्र 1 2 के नीचे का एरिया, वो ये है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए किया गया कार्य, बेसिक्स थर्मोडाइनमिक्स में आपको पढ़ाया गया है। और माइनस P1 V1, जो माइनस होगा P1 V1 नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि जो घिरा हुआ एरिया है, यानी कि ये अगर पीवी डायग्राम था अपना, तो ये एरिया लेना था बस अपने को, क्लोज्ड वर्क एरिया। तो उसमें से माइनस P1 V1 ये नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसलिए माइनस P1 V1। तो देखिए जब हम करेंगे तो ये स्टेप्स आ गई तीनों। अब इसमें से देखिए P2 V2 माइनस P1 V1 फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, इनको एक साथ लिख लिया। अब ये दोनों एक स्टेप बन गई, ये वाली, ये एक स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। तो इसमें से P2 V2 माइनस P1 V1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 1/n-1, 1/n-1। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो n/n-1 आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया। तो ये आपका वर्क डन आ गया। अब देखिए इस वर्क डन को यहाँ से दोबारा देखिए, इसी से आगे चल रहे हैं अपन, जहाँ से n/n-1 P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया। अब देखिए इसमें से P2 V2 कॉमन ले लेंगे, ये एक बीच में क्या है, इसको P=MRT रख के MRT2 माइनस T1 दिखाया है, वो सिंपल सी बात है, इसको छोड़ो, आप सीधा इससे ही इस स्टेप पे आओ। तो देखिए n/n-1, इसके बाद P1 V1 कॉमन ले लिया, तो P2 V2 के नीचे P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एडियाबैटिक रिलेशन, जो मैंने आपको बोला था एडियाबैटिक रिलेशन आप याद रखिए, कई बार काम आते हैं। तो T2/T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2/P1 की पावर n-1/n। अगर एडियाबैटिक होता तो गामा आता, या पॉलीट्रोपिक इसलिए n आया है, इज इक्वल टू V1/V2 की पावर n-1। तो देखिए यहाँ पे ये देखना है कि टेम्परेचर प्रेशर इनकी इनिशियल स्टेट तो सेम रहती है और वॉल्यूम की उल्टी हो जाती है। ठीक है, रिवर्स हो जाती है। तो हम लास्ट के दो देखते हैं, P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2, या फिर उल्टा करें तो P1/P2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V2/V1।
V1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाली दो स्टेप्स को लिया हुआ है हमने। देखिए V2/V1 की पावर n-1 इज इक्वल टू P1/P2 की पावर n-1/n। चूँकि n-1 यहाँ भी है, n-1 यहाँ भी है, दोनों घातों पे, तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा, बस 1/n। अब इसको रिवर्स कर देंगे, V1/V2। ठीक है, अगर P1/P2 है तो अगर अपन P2/P1 लिखेंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी। भाई V2/V1 की वैल्यू पुट करनी है ना, यहाँ पे प्रेशर रेशो के रूप में बनाना है इसको। तो V2/V1 P1/P2 की पावर 1/n है, तो P2/P1 की पावर -1/n आ जाएगी अगर इसके आधार चेंज कर दे तो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे P2/P1 और V2/V1 की वैल्यू क्या आ गई, ये एडियाबैटिक रिलेशन से P2/P1 की पावर -1/n। अब आधार समान है तो घातें जो ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 1 -1/n, दोनों को जोड़िए, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा n-1/n। वो यहाँ लिख दिया हमने, P2/P1 की पावर n-1/n माइनस का 1। तो ये फाइनल आपके पास क्या आ गया, पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है उसको जो वर्क डन है, ये वाला प्रोसेस आ गया, डेल्टा W इज इक्वल टू n/n-1 P1V1। अब देखिए नेक्स्ट, ये उसी का दूसरा रूट है। P1V1 की जगह हमने क्या लिख दिया इसमें, डेल्टा W में MRT1। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्रोसेस कंप्रेशन प्रोसेस अगर समतापी है, आइसोथर्मल हो, तब देखिए क्या होगा। देखिए उस वाली इक्वेशन पे जाइए, इस वाली पे वापस से। ठीक है, इसको हम वहाँ पे वहाँ दिखा रहे हैं, इसी इक्वेशन में क्या चेंज होगा। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए लिखा था, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P1V1 log P2/P1, वही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए V2 की जगह V2 डैश आ गया, P1V1 एज इट इज़, और ये जो है P1 P2/P1 माइनस P1V1/n-1, इसकी जगह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन आ गया P1V1 log P2/P1। तो देखिए यहाँ से अब चूँकि P1 आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो क्या लिखते हैं अपन, टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट या PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे हम क्या लिख देंगे, P1V1 बराबर P2V2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी ये वाली स्टेप। भाई P1V1 बराबर P2V2, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है ना, तो P1V1 बराबर P2V2, तो ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिंपल डेल्टा W इजिकल टू P1V1 log P2/P1। तो देखिए ये जो वर्क डन था डेल्टा W, ये आया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए और ये आया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अब आप खुद देख लीजिए कि दोनों में से कम वर्क डन कौन सा है। इसीलिए हम हमेशा आइसोथर्मल कंप्रेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है अचीव करना। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह से कंप्रेशन करें कि आइसोथर्मल जो कंप्रेशन है उसके करीब पहुंच जाए। तो इसीलिए मल्टी स्टेजिंग की जाती है, क्योंकि मल्टी स्टेज में आइसोथर्मली जो कर्व होता है कंप्रेशन प्रोसेस का, उसके नज़दीक जाया जाता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आप। ठीक है, तो ये पॉलीट्रॉपिक, अगर हम इसकी जगह एडियाबैटिक लेंगे तो सेम एन की जगह गामा हो जाएगा। बाकी एडियाबैटिक के लिए भी सेम ही आएगा, गामा अपॉन गामा -1 P1V1 P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा माइनस का 1। तो अब देखिए कंप्रेसर के लिए कुछ टर्म्स काम में आती है, जैसा कि फ्री एयर डिलीवरी। ये क्या होती है कि यदि दी गई जो वायु है वो अगर वायुमंडलीय दाब और तापमान पर हो, तो दिया गया आयतन जो है वो फ्री एयर डिलीवरी कहलाएगा। जैसे और जो स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर वायुमंडल के क्या माने जाते हैं, 1.01325 बार, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और टेम्परेचर माना जाता है 288 केल्विन, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, अब ये इंडिकेटेड पावर क्या होती है, सेम जैसे कि आपने आईसी इंजन के केस में पढ़ा, PM डिवाइड बाई 60। PM क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, N क्या है, RPM ऑफ द सिलेंडर। चूँकि RPM है मिनट में, इसलिए 60 आया है। अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी तो 60 की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा लेंगे। देखिए आइसोथर्मल पावर क्या होती है, जो आइसोथर्मल वर्क डन है, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में निकाला, ये आइसोथर्मल वर्क डन, ये इसी में क्या कर देंगे आप, NRPM से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये अपनी पावर बन जाएगी आइसोथर्मल पावर। ठीक है, ये रही आइसोथर्मल पावर, N से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होगी, अब देखिए संपीड़ित्र को, कंप्रेसर को जिस डिवाइस से चलाया जा रहा है, अगर आईसी इंजन से चलाया जाता है तो उसकी जो ब्रेक पावर है वही इसकी ब्रेक पावर होगी कंप्रेसर की। अगर उसे इंडक्शन मोटर के थ्रू चला जा रहा है तो उसकी जो ब्रेक पावर है वो इसकी ब्रेक पावर होगी। पावर ट्रांसमिशन में लॉसेज उसको हम नगण्य मान लेते हैं।
ठीक है। तो इसलिए जो उनकी ब्रेक पावर है वो इसकी ब्रेक पावर होगी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आईसी इंजन के केस में हम उल्टा लेते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटर पावर, क्योंकि वहाँ पर जो आउटपुट है वो अपना क्या है, वो ब्रेक पावर है। जहाँ आउटपुट ब्रेक पावर नहीं है, जहाँ इंजन या इंडक्शन मोटर की ब्रेक पावर से कंप्रेसर चलाया जा रहा है और उस कंप्रेसर की इंडिकेटेड पावर अपने को ये मिल रही है, तो अपने लिए आउटपुट क्या है, अपने लिए कंप्रेसर को इंडिकेटेड पावर कितनी मिल रही है, उसकी शाफ्ट पर जो मिल रही है, जो कि इस कैलकुलेशन से आएगी, वो इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय कंप्रेसर को जिस ड्राइविंग यूनिट से चलाया जा रहा है उसकी ब्रेक पावर नीचे है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आईपी की वैल्यू कम होगी, ब्रेक पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी आईपी अपॉन बीपी कहलाएगी, ना कि बीपी अपॉन आईपी। तो ध्यान देना, कंप्रेसर के केस में ये आईसी इंजन से उल्टा होती है, इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर। क्यों होती है उसका रीज़न अभी समझा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आईसी इंजन या फिर ड्राइविंग यूनिट जो है उसकी ब्रेक पावर से कंप्रेसर को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं आइसोथर्मल एफिशिएंसी। आइसोथर्मल एफिशिएंसी भाई सबसे कम वर्क डन जो आइसोथर्मल प्रोसेस में दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर और जो ज़्यादा वर्क डन है वो एडियाबैटिकली या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होगी कि भाई कंप्रेस करने के लिए आइसोथर्मल वर्क डन कितना दिया जाना चाहिए था, लेकिन दिया कितना गया एक्चुअली, वो ज़्यादा दिया गया। तो आइसोथर्मल वर्क, कंप्रेसर का आइसोथर्मल वर्क डिवाइड बाय पॉलीट्रोपिक या एडियाबैटिकली जिस भी प्रोसेस के थ्रू कंप्रेस कराया जा रहा है अपॉन में वो वर्क, तो ये आपको आइसोथर्मल एफिशिएंसी दे देगा। अब आ जाते हैं मल्टी स्टेजिंग की। मल्टी स्टेजिंग क्यों ज़रूरी है भाई, सिंगल स्टेज में हम जब कंप्रेस कर रहे थे तो ऐसी क्या प्रॉब्लम सामने आने लगी कि हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं। तो देखिए इसके 3 कारण हैं। देखिए सबसे पहले कि जब हम हायर प्रेशर पे जाते हैं, तो देखिए इनिशियली हम यहाँ इस साइकिल में लेते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से आप एयर कंप्रेस करा रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, फिर ये कांस्टेंट प्रेशर, फिर यहाँ से डिलीवरी वाल्व के थ्रू आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है वो चली गई और फिर वापस से ये सक्शन हो रहा है। सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक जो है, हालांकि ये और ये आइडियली तो पूरा सक्शन माना जा रहा है, लेकिन ये अपन ये मानते हैं कि डिलीवरी जो है वो इस स्ट्रोक के दौरान हुई। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए तो आपके पास जो क्लियरेंस वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा, V1 माइनस V8 की जगह V1 माइनस V4 बचेगा, ये इसका मतलब है। अब हमने क्या किया कि 2 से सिंगल स्टेज में हम 5 प्रेशर तक गए, P2 की जगह P5 प्रेशर तक गए, तब उसके बाद हमारे पास इस तरह से ये डिलीवरी हो गई कंप्रेस्ड एयर की। अब हमारे पास V1 माइनस V4 की जगह V1 माइनस V8 की जगह V1 माइनस V7 वॉल्यूम ही बचेगा नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए। फिर क्या हुआ, हम वापस से हाई प्रेशर पर गए V8 पर। जब V8 प्रेशर पर गए तो वहाँ से क्या है, डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। डिलीवरी देखिए, V1 से जब आप V8 पे जाओगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर हो चुका है कि जो आउटलेट डिलीवरी वॉल है उस पर इतना लोड बढ़ गया कि यहाँ से डिलीवरी ही पॉसिबल नहीं हो पाई है। डिलीवरी यानी कि जो कंप्रेशन से प्रवाह है वो रुक गया है, डिलीवरी डिस्चार्ज शून्य हो गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो हैंडलिंग वॉल्यूम है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देख लिए हैंडलिंग वॉल्यूम किस तरह से बढ़ता है, देखो निकास पर, देखो पहला तो ये होगा डिस्चार्ज जीरो। अब देखो सेकंड रीजन क्या है, निकास पर तापमान अधिक होना, जो जो निष्कासन दाब बढ़ता है तापमान भी बढ़ता है। T8 ग्रेटर दैन T5 ग्रेटर दैन T2 उपयोग हेतु अधिकांशतः बड़े तापमान की आवश्यकता नहीं होती, इसे प्रत्यक्ष ऊर्जा हानि होती है। तो देखो सिंपल सा आप आइडियल गैस इक्वेशन को ध्यान करो, PV इक्वल टू MRT, ठीक है। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, आपने एक बार हाई प्रेशर पे पहुंचा दिया, उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, इसका तापमान बढ़ चुका है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ा है तो उसमें एनर्जी बढ़ी है। अब जब एनर्जी बढ़ी है तो उसके जो मॉलिक्यूल है एनर्जाइज्ड हो गए, उनका रैंडमाइजेशन मोशन बढ़ चुका है। तो आप उसको और कंप्रेस करना चाह रहे हो, मान लो P2 से P5 पर ही जा रहे हो या P5 से P8 पर ही जा रहे हो, तो उसमें एनर्जी ऑलरेडी है और आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो। और मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी वो क्या है, वो इधर उधर भागने की है, रैंडमाइजेशन मोशन है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। T2 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ चुका होगा, फिर T5 जाएगा, फिर और बढ़ चुका होगा, तो उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ी जाएगी। तो इतने लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करना पड़ेगा। इतने लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए कंप्रेसर की शाफ्ट के साथ आपको हाई अमाउंट का, मतलब हाई मास का फ्लाईव्हील चाहिए होगा। और कंप्रेसर की ब्लेड की जो बैलेंसिंग है और उनकी डिज़ाइनिंग है उनको अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। हैवी वेट इंड्यूस करना पड़ेगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो
तो ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। और क्या दिक्कतें आएंगी, देखो अत्यधिक फ्लाई व्हील, आपको फ्लाई व्हील जो है वो ज़्यादा वेट का चाहिए होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बैलेंसिंग की समस्या खड़ी होगी। तो उससे क्या है कि जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पर टॉर्क कम हो जाएगा। जब लार्ज वॉल्यूम कंप्रेसर को कंप्रेस करके हैंडल करना पड़ेगा तो टॉर्क जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट पर कम हो जाएगा। रिलीफ, इस वर्ड को, ये जो उच्चावन वर्ड है इसका मतलब होता है रिलीफ, यानी कि टॉर्क को रिलीफ मिलेगा। जितना मतलब अच्छे से टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा था शाफ्ट के ऊपर, लार्ज वॉल्यूम हैंडलिंग के कारण क्या होगा, उसमें टॉर्क में कमी आएगी। तो इस कारण से आपको हाइयर वेट का फ्लाई व्हील लगाना पड़ेगा क्रैंक शाफ्ट के साथ कंप्रेसर की। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आपको ये है कि मल्टी स्टेजिंग करनी पड़ती है कि आप एक साथ हाई प्रेशर पे ना जाएं, स्टेप्स में जाएं। तो देखिए करते कैसे हैं, ये डायग्राम आपके सामने इंटर जो मल्टी स्टेजिंग का दिखाया गया है कि आपने पहले एक लो प्रेशर कंप्रेसर लिया, एयर इनलेट करी, उसका प्रेशर आपने ये मान लीजिए P1 और P1 से P2 बढ़ा दिया। अब P2 जब प्रेशर बढ़ा दिया तो इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ और एनर्जी भी बढ़ी। उस एनर्जी को आपने इस इंटरकूलर के द्वारा निकाल लिया। तो वॉल्यूम कम हो, उसका वॉल्यूम क्या है, जैसे जैसे अब कोई भी चीज़ ठंडी होगी उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका वॉल्यूम भी सेटल डाउन हो गया। फिर वापस से आपने उसको कंप्रेसर के थ्रू P3 प्रेशर तक पहुंचाया, फिर एनर्जी बढ़ी, फिर आपने उसकी एनर्जी इंटरकूलिंग के द्वारा उसको ठंडा कर दिया, निकाल ली, तो उसका वॉल्यूम फिर सेटल डाउन हो गया। फिर उसके बाद आपने उसका प्रेशर बढ़ाया P4 तक, फिर उसके बाद एनर्जी जो है उसका उसको ठंडा किया इंटरकूलिंग के थ्रू, एनर्जी निकाल ली। तो इस तरह से जब आप स्टेप्स में प्रेशर राइज करते हैं और साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि तापमान बढ़ने के कारण बढ़ रही है, जिससे मॉलिक्यूलों का रैंडम मोशन बढ़ता है, उनका मोशन बढ़ने से उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उसको जब आप कंट्रोल कर लोगे तब आपको केवल ये जो लास्ट कंप्रेसर है इसको हाई प्रेशर के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, बाकी आप नॉर्मल कंप्रेसर से भी काम चला सकते हैं। तो ये कारण होता है मल्टी स्टेजिंग करने का, जिससे आपको कंप्रेसर में कम वर्क देना पड़ता है और आपको ब्लेड का डिज़ाइन उस लेवल पे हाई डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, हल्के फ्लाई व्हील की ज़रूरत होती है। तो इन सारे बेनिफिट्स के कारण हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं, सिंगल स्टेजिंग एक साथ नहीं करते हैं। हालांकि मल्टी स्टेजिंग की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। देखिए अब मल्टी स्टेजिंग, ये भी एक प्रकार का डायग्राम है, दिखाया गया है मल्टी स्टेजिंग के लिए। अब देखिए मल्टी स्टेजिंग का जो पीवी प्लॉट है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैंने 2 स्टेज का मल्टी स्टेजिंग यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए ये यहाँ से एक से ये आइसोथर्मली इसको कंप्रेस करना था, जो डैश वाली लाइन है, लेकिन हम कैसे कर रहे थे, हम कर रहे हैं एडियाबेटिकली, हम चले इस तरह से। अब जैसे P4 P1 से P2 या P4 प्रेशर अचीव हुआ, हमने इंटरकूलिंग करा दी, इसको ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ फिर हम इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करें। ठीक है, तो अब देखिए हम पहले इससे कितना दूर जा रहे थे आइसोथर्मल से, अब हम इसके कितना करीब आ गए, तो हमने वर्क डन कितना बचाया। अगर हम सीधे चलते सिंगल स्टेज के दौरान तो हम इस तरह से जाते हैं, लेकिन अभी हम कैसे गए हैं, इस तरह से। तो हमने लगभग ये जो डैश एरिया है इतना वर्क डन आपने बचा लिया है मल्टी स्टेजिंग के जरिए। और हम इस क्षेत्रफल को हमने कम कर दिया टोटल। देखिए ये टोटल क्षेत्रफल ज़्यादा है और ये वाला क्षेत्रफल हमारा कम है, तो यानी कि वर्क डन हमें कम देना पड़ा। तो मल्टी स्टेजिंग से क्या क्या लाभ हुए, कंप्रेसर चलाने में कम ऊर्जा देनी पड़ी, ओवरऑल सिलेंडर और पूरे कंप्रेसर का भार कम हो गया, आयतनिक जो दक्षता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो बढ़ गई, बैलेंसिंग अच्छी हो गई, कम वेट के फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस कम हैंडल करना पड़ रहा है, एयर का जो क्षरण है कम हो रहा है। एयर के क्षरण, वायु के क्षरण कम होने से मतलब है कि जो हाई कंप्रेस्ड एयर थी जो कि आसपास के वाल्व से लीकेज हो सकती थी एक साथ, लेकिन वो वॉल्यूम कम होने से और स्टेप्स में इंक्रीज़ होने से तो वो समस्या भी नहीं रही। कार्यकारी तापमान कम होने से स्नेहन जो सरल हो गया, जो लुब्रिकेशन है वो आसान हो गया। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं मल्टी स्टेजिंग से। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो रोटरी कंप्रेसर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।